नमस्कार। आज हम कॉलिन हूबर के उपन्यास इट एंड्स विद अस के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये चर्चा एक श्रोता के विशेष अनुरोध पर है, जो लिली ब्लूम जो कहानी की मुख्य पात्र हैं, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर समझना चाहते हैं। सही। हमारे पास उपन्यास के वो हिस्से हैं जो लिली के रिलेशनशिप्स, उसकी चुनौतियों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये अंश हमें सीधे लिली के सफर में ले जाते हैं। कहानी शुरू होती है बॉस्टन के एक छत से। अच्छा, हाँ, वो सीन। हाँ, जहाँ वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में एक बहुत मुश्किल भाषण देने के बाद थोड़ी शांति ढूंढ रही है। और वहीं उसकी मुलाकात होती है रायल किनकैड से, एक न्यूरोसर्जन। थोड़ा रहस्यमयी है ना? हाँ, और परेशान भी दिख रहा है शुरू में। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उन बड़े सवालों पर गौर करना है जो इन हिस्सों से निकलते हैं, जैसे प्यार क्या है, और ये दुर्व्यवहार का जो चक्र होता है उससे निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या लगता है, ये बस एक इत्तेफाक था? या शायद कहानी की दिशा तय करने वाला पल। मुझे लगता है ये बहुत ड्रामेटिक शुरुआत है। लिली अपने पिता के बारे में सच बोलकर आई है, एक कड़वा सच जिसे वो खुद विनाशकारी कहती है। हाँ। और फिर वो छत पर अकेली है, और तभी रायल आता है, गुस्से में कुर्सी को लात मारता हुआ। हाँ, वो कुर्सी वाला सीन। मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी भावनाओं के बिल्कुल चरम पर मिलते हैं। एकदम। और फिर वो अजीब सा खेल शुरू होता है, नग्न सच, नेकेड ट्रूथ्स। हाँ, बिना लाग लपेट के सच बोलना। लिली का पहला सच कि वो अपने पिता को एक बेटी की तरह तो प्यार करती थी, पर एक इंसान के तौर पर नफरत। ये अपने आप में दिखाता है कि रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बिल्कुल। और रायल का सच, वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बच्चे की दुखद मौत देखना और उसके माता पिता के प्रति गुस्सा महसूस करना, ये उसके अपने अंदर के गुस्से की तरफ, शायद किसी पुराने दर्द की तरफ इशारा करता है। ये नग्न सत्य वाला खेल, क्या ये एक तरह से इंस्टेंट इंटीमेसी बनाने की कोशिश है? हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हेल्दी है या ये बाउंड्रीज को बहुत जल्दी क्रॉस करना है। अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसी बातचीत में रायल प्यार को एक पोज बताता है। हाँ, और कहता है कि उसे वन नाइट स्टैंड्स पसंद है, जबकि लिली, वो तो एक आइडियल साथी की तलाश में है। उनके विचार एकदम ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट। फिर भी एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन है। और रायल का वो लिली के पेट पर हाथ रखना, ये सब बहुत तेजी से होता है। क्या ये पैशन है या आने वाले खतरे का संकेत? ये सवाल पूरी कहानी में बना रहता है ना। रायल का कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा है, आकर्षक, सफल, पर साथ ही गुस्सैल और इमोशनली थोड़ा बंद सा। छत पर हुई ये मुलाकात उनके रिश्ते के पैटर्न की नींव रखती है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और साथ में कुछ परेशान करने वाले सिग्नल्स। और लिली के लिए शायद ये अट्रैक्शन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसका अपना अतीत भी आसान नहीं रहा है। हाँ, उसकी वो पुरानी डायरी जो उसने एलन डिजेनेरोस को लिखी है, डियर एलन, हाँ जी, वो हमें उसके पहले प्यार एटलस कॉरिगन से मिलवाती है। हाँ, एटलस उसकी कहानी लिली के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। वो एक बेघर टीनेजर है जिसे लिली अपने घर के पीछे एक खंडर जैसे घर में पाती है। हाँ। और लिली की दयालुता और एटलस की वो मजबूरी उनके बीच एक खास रिश्ता बनाती है। वो उसे खाना देती है, नहाने के लिए बुलाती है, सब चोरी छुपे। बिल्कुल। ये उनके रिश्ते की मासूमियत भी दिखाता है और थोड़ा खतरा भी। मुझे वो गार्डन वाली बातचीत बड़ी अच्छी लगी थी, जहाँ वो पौधों के बारे में बात करते हैं। हाँ, लिली कहती है पौधे प्यार लौटाते हैं, और एटलस उसकी तुलना इंसानों से करता है कि सही देखभाल ना मिले तो इंसान भी मुरझा जाते हैं। ये तुलना बहुत मार्मिक है। एटलस जो खुद उपेक्षित महसूस करता है, वो प्यार और देखभाल का महत्व समझता है। और लिली एटलस को एक मजबूत ओक के पेड़ जैसा देखती है। शायद वो खुद एक सहारा ढूंढ रही है। हाँ, बिल्कुल। एटलस का किरदार रायल से एकदम अलग है, शांत, समझदार और हाँ, हालात का मारा हुआ। लेकिन इस रिश्ते में भी दर्द है। लिली अपने पिता को माँ के साथ हिंसा करते देखती है। ओह हाँ, वो बहुत डिस्टर्बिंग सीन है। वो बीच में पढ़ने की कोशिश करती है चाकू लेकर, लेकिन एटलस उसे रोक लेता है। और बाद में माँ का वो बहाना, बर्फ पर फिसल गई थी, और एटलस की वो हमदर्दी भरी बात, मैं भी बहुत गिरता था, ये दिखाता है कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को छुपाया जाता है। सही बात है। कैसे पीड़ित अक्सर खुद को या दूसरों को दोष देने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। हाँ। ये लिली के दिमाग में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के पैटर्न को दर्ज कर देता है। और फिर एटलस का जाना और उसके बाद वो भयानक घटना,
लिली के 16वें जन्मदिन पर। जब लिली के पिता एटलस को बेसबॉल बैट से बुरी तरह पीटते हैं। हाँ, ये न सिर्फ लिली और एटलस को अलग करता है, बल्कि लिली के मन में पिता के लिए डर और नफरत और बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो ये सारा बोझ, अतीत का ये बोझ लेकर लिली अपने प्रेजेंट में जी रही है। एटलस के साथ उसका रिश्ता, मासूमियत, सुरक्षा और फिर वो दर्दनाक अलगाव। अब जब वो रायल से दोबारा मिलती है तो क्या वो एटलस वाले एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाती है? यही कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लिली अपनी फूलों की दुकान खोलने का सपना पूरा करती है। हाँ, लिली ब्लूम्स। हाँ, और वहीं उसकी मुलाकात होती है रायल की बहन एलिसा से, और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है एकदम से। और फिर एक छोटा सा हादसा होता है। लिली गिर जाती है और रायल दोबारा उसकी जिंदगी में आता है, इस बार एक मददगार न्यूरोसर्जन के तौर पर। हाँ, और मजाक में कहते कि वो अब भी उसके साथ सोना चाहता है। एलिसा सुन लेती है, थोड़ा ऑकवर्ड। हाँ, थोड़ा है, और उनका रिश्ता फिर तेजी से आगे बढ़ता है। रायल का देर रात उसके दरवाजे पर आना, वन नाइट स्टैंड का प्रपोजल रखना और फिर वहीं सो जाना, ये सब थोड़ा अजीब है। हाँ, फिर पार्टी में रायल का जलना, ग्लास तोड़ना, छत पर वो कॉन्फ्रंटेशन, रायल का हक जताना, ये अट्रैक्शन तो है, लेकिन इसमें कंट्रोल और पोजेसिवनेस के सिग्नल्स भी हैं। बिल्कुल। और लिली, जो शायद एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहती है, वो इस इंटेंसिटी में बह जाती है। हाँ, रायल कहता है लिली उसके जीवन की शायद सबसे अच्छी चीज है। वे पहली बार साथ होते हैं। वो लिली को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और फिर जल्दी वेगस में शादी का प्रपोजल। सब कुछ बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से। सवाल फिर वही, क्या ये सच्चा प्यार है या किसी पैटर्न का दोहराव? और फिर वो पल आता है जिसका डर था, पहली हिंसक घटना। हाँ, जब रायल का हाथ जल जाता है, लिली हंसती है और वो उसे जोर से धक्का देता है। लिली की आंख पर चोट लगती है। ये कहानी का एक अहम मोड़ है, टर्निंग पॉइंट। हाँ, रायल का तुरंत पछतावा, उसकी माफी, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, शायद अपने पिता का जिक्र कर रहा है। और लिली का वो फैसला, वो बाउंड्री सेट करना, अगर ऐसा दोबारा हुआ मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये अब्यूसिव साइकिल का एकदम क्लासिक पैटर्न है। तनाव, घटना, माफी, सुलह और फिर एक टेम्पररी शांति। लिली का ये कहना कि अगर दोबारा हुआ तो ये दिखाता है कि वो अपनी माँ जैसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती। पर क्या ये सीमा काफी है? अक्सर नहीं होती, क्योंकि अब्यूज धीरे धीरे बढ़ता है, एस्केलेट्स। हाँ। दूसरी घटना, जब रायल को लिली के फोन में एटलस का नंबर मिलता है, वो ज्यादा गंभीर होती है। रायल का गुस्सा, फोन फेंकना, लिली को सीढ़ियों से धक्का देना या सिर मारना, और उसका वो शुरू का ठंडा रवैया, तुम गिर गई, और फिर बाद में टूटकर माफी मांगना, ये सब उस साइकिल को और मजबूत करता है। इसी घटना के बाद रायल अपने अतीत का वो बड़ा राज खोलता है। हाँ, कि जिस रात वे छत पर मिले थे, मरने वाला बच्चा उसका छोटा भाई इमर्सन था, जिसे रायल ने गोली मार दी थी। वो अपने गुस्से के ट्रिगर्स बताता है, तेज आवाजें, अचानक हरकतें, कंट्रोल खोने का डर। ये खुलासा लिली को किस दुविधा में डालता है? ये लिली के लिए बहुत बड़ा भावनात्मक झटका है। एक तरफ उसका अपना फैसला है कि वो अब्यूज बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरी तरफ रायल के गहरे सदमे और दर्द के लिए सहानुभूति, एम्पैथी। वो सोचने लगती है कि क्या ये गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर है, क्या ये ट्रॉमा का नतीजा है? हाँ, वो अपनी सिचुएशन को अपनी माँ की सिचुएशन से अलग करने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि शायद रायल बदल सकता है, कि इंसान परफेक्ट नहीं होते। ये समझना जरूरी है कि यहाँ लेखक हमें भी सहानुभूति महसूस कराती है, जैसी लिली महसूस कर रही है। बिल्कुल। लेकिन सहानुभूति दुर्व्यवहार का बहाना नहीं बन सकती। ये लाइन बहुत जरूरी है। और इसी उम्मीद में वो रुक जाती है। हाँ। लेकिन अनाव तो बना रहता है। हाँ, एक और लड़ाई होती है। रायल फूलदान गिराता है, लेकिन इस बार खुद को कंट्रोल करने के लिए बाहर चला जाता है और नौकरी के बजाय लिली को चुनता है। लिली को फिर से उम्मीद बंधती है, शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, और फिर रायल उसे एक नया अपार्टमेंट खरीद कर सरप्राइज देता है। सतह पर सब ठीक लगता है, बिल्कुल, लेकिन अंदर दरारें बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी हिंसक घटना के बाद, जब लिली सुरक्षा के लिए एटलस के पास जाती है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये प्रेगनेंसी कहानी में एक नया मोड़ लाती है, बहुत बड़ा। हाँ, लिली इसे रायल से छुपाती है, जो उस वक्त इंग्लैंड में है। जब वो लौटता है और उसे पता चलता है, तो वो टूट जाता है, पछताता है, बच्चे को दूर न ले जाने की मिन्नतें करता है। उनका वो कॉन्फ्रंटेशन बहुत इमोशनल है। लिली पहली बार खुलकर एटलस के लिए अपनी फीलिंग जाहिर करती हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ करती है कि रायल के दर्द या सदमे ने उसे चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया था। बिल्कुल, ये लिली के अंदर का बदलाव दिखाता है। वो अब सिर्फ सहानुभूति नहीं महसूस कर रही,
बल्कि अपनी बाउंड्रीज को और मजबूती से रख रही है। और फिर बच्ची का जन्म होता है। हाँ, रायल डिलीवरी के वक्त साथ रहता है, सपोर्टिव बनता है। वे बेटी का नाम एमरसन रखते हैं, एमी। ये नाम रखना अपने आप में कितना सिंबॉलिक है ना? ये रायल के अतीत के बोझ को एक्नॉलेज करने जैसा है। लेकिन असली फैसला करने वाला पल तब आता है जब लिली अपनी बेटी एमी को गोद में लेती है। हाँ। उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेटी को उसी साइकिल में नहीं फंसने दे सकती जिससे वो गुजरी है। और वो तलाक का फैसला करती है। हाँ, ये वो क्षण है जो वो कहती है, इट एंड्स विद मी, यह मुझ पर रुकता है। ये बहुत पावरफुल फैसला है। बहुत ज्यादा। रायल का दिल टूटता है, लेकिन वो इसे स्वीकार करता है। कहानी का अंत हमें दिखाता है कि लिली और रायल बेटी के लिए को पेरेंटिंग कर रहे हैं। उनके बीच एक रिस्पेक्टफुल दूरी है। हाँ। और फिर एक दिन लिली की मुलाकात एटलस से होती है। और वो पुरानी चिंगारी। हाँ, वो फिर महसूस होती है। एटलस उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है और लिली मान जाती है। अंत में एटलस का वो मंत्र, बस तैरते रहो, जस्ट कीप स्विमिंग। हाँ, वो एक उम्मीद जगाता है। ये कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं है, पर ये एक होपफुल नई शुरुआत का संकेत है। लिली ने साइकिल तोड़ा है, लेकिन उसके घाव शायद अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। तो इन हिस्सों को देखकर जो मुख्य बातें समझ आती हैं वो हैं दुर्व्यवहार के चक्र की जटिलता, उससे बाहर निकलने की इमोशनल और मेंटल चुनौती। हाँ, और प्यार की हेल्दी और अनहेल्दी परिभाषाओं के बीच का वो फर्क, और अपनी ताकत पहचानने का सफर अतीत के सायों से उभर कर। और ईमानदारी, सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के साथ इमोशनली सच्चा होना भी। लिली की यात्रा दिखाती है कि ताकत सिर्फ सहने में नहीं है, बल्कि सीमाएं तय करने और मुश्किल फैसले लेने में भी है। ये अंश वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। लिली की माँ ने उसे कभी कहा था, हम सबकी एक सीमा होती है, प्लीज ऐसा न होने देना कि तुम्हारी सीमा वही हो जहां मेरी थी। ये सीमाएं तय करना कितना मुश्किल होता है ना, खासकर जब प्यार और डर एक साथ महसूस होने हो। और लिली का वो फैसला, ये मुझ पर रुकता है, ये सिर्फ एक जनरेशन से दूसरी तक अब्यूज को जाने से रोकना नहीं है, शायद खुद के अंदर उस पैटर्न को तोड़ना भी है। या फिर एटलस की वो बात याद करें कि पौधों और इंसानों को फलने फूलने के लिए सही तरह के प्यार की जरूरत होती है। सही। तो सवाल ये उठता है कि ट्रॉमा और दर्द झेलने के बाद ये सही तरह का प्यार असल में दिखता कैसा है, और इसे कैसे पहचाना जाए। ये कुछ गहरे सवाल हैं जिन पर ये अंश हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।